नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारत में राष्ट्र या देश की जो ये आज की सोच है, ये बनी कैसे? हाँ, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, इसमें तो सदियां लगी हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, पुरानी बातें हैं, जो दिखाती हैं कि ये सफ़र कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। पुराने ज़माने से लेकर 20वीं सदी के जो बड़े आंदोलन हुए, वहाँ तक। सही। तो हमारी कोशिश यही रहेगी समझने की कि कैसे मतलब अलग-अलग इलाकों की पहचान थी, शासकों के अपने मतलब थे, हाँ, उन सब से ऊपर उठकर एक भारतीय होने का जो एहसास है, वो कैसे पनपा? ये दिलचस्प सवाल है। आपको पता है कमाल की बात यह है कि 19वीं सदी से पहले भारत में जो ज्यादातर लड़ाइयाँ होती थीं, हम्म। वो राजा महाराजा अपनी जमीन या अपनी ताकत बचाने के लिए लड़ते थे। किसी एक राष्ट्र के नाम पर नहीं। चलिए इसी गुत्थी को आज खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं पुराने जमाने से। मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, बड़े विशाल थे, पर क्या हम उन्हें आज के जैसा राष्ट्र कह सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, साम्राज्य तो बहुत बड़े थे, पर जैसे रोमिला थापर जैसे इतिहासकार हैं, वो मानती हैं कि वो एकता असल में राजा की अपनी ताकत अच्छा। और उनका जो राजकाज चलाने का तरीका था, उस पर टिकी थी। वो कोई साझी राष्ट्रीय पहचान जैसे हम आज समझते हैं, वैसी नहीं थी। मतलब जैसे समुद्रगुप्त ने इतनी विजय हासिल की, हाँ। वो साम्राज्य बढ़ाने के लिए थी? हाँ, बिल्कुल। वो साम्राज्य विस्तार था। कोई भारतीय एकता बनाने का विचार शायद उतना नहीं था। और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, तब भी यही हाल था? हाँ, काफी हद तक। इरफान हबीब या सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार भी यही कहते हैं। नियंत्रण ऊपर से था, प्रशासनिक था, पर लोगों की अपनी जो स्थानीय पहचान थी, हम्म। वो बहुत मजबूत थी। आप देखिए, जैसे राणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। हाँ। वो मेवाड़ की अपनी आज़ादी, अपनी स्वायत्ता बचाने के लिए था। या फिर दक्षिण में विजयनगर और भैमनी सल्तनत की लड़ाइयाँ, वो भी अपने इलाके और संसाधनों पर कब्जे के लिए थीं। तो मतलब जोर हमेशा अपनी ताकत या अपने क्षेत्र पर ही रहा? बिल्कुल, व्यक्तिगत या क्षेत्रीय शक्ति ही सबसे अहम थी। अच्छा। तो फिर जब अंग्रेज आए तब क्या माहौल था? क्या तब भी शासक अपनी ही सत्ता बचाने में लगे थे? सुना है कई ने तो अंग्रेजों से संधियां भी कर ली। हाँ, ये हुआ। पीजे मार्शल जैसे इतिहासकार बताते हैं कि कई नवाबों और राजाओं ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अच्छा। और जहां टकराव हुआ भी, जैसे टीपू सुल्तान का मैसूर में या मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का, हाँ। तो कई जानकार जैसे केट ब्रिटल बैंक या स्टुअर्ट गॉर्डन मानते हैं कि वो भी मुख्य रूप से अपना राजपाट और अपनी सत्ता बचाने की ही लड़ाई थी। और 1857 का विद्रोह, उसे तो हम अक्सर आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। उसमें तो काफी लोग शामिल थे। हाँ, वो सामूहिक जरूर था और बहुत बड़ा भी। इसीलिए एरिक स्टोक जैसे इतिहासकार उसे प्रोटो नेशनलिस्ट कहते हैं, मतलब राष्ट्रवाद का एक शुरुआती रूप। हम्म। लेकिन उसमें भी वो आज वाली एक राष्ट्र की साफ सोच शायद नहीं थी। जैसे रुद्रांशु मुखर्जी बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी, अपनी झांसी बचाने के लिए। हाँ, जिसे अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। बिल्कुल। और विलियम डैलरम्पल के अनुसार नाना साहब की लड़ाई अपनी पेंशन और जमींदारी वापस पाने के लिए थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को दोबारा सम्राट बनाना। वो भी एक तरह से पुरानी मुगल सत्ता वापस लाने की कोशिश थी। हाँ, एक प्रतीकात्मक प्रयास था। तो लक्ष्य अलग-अलग थे। कोई एक एकीकृत राष्ट्रीय लक्ष्य उस समय तक शायद पूरी तरह बना नहीं था। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? ये राष्ट्रीय चेतना, ये हम भारतीय हैं वाली भावना, ये कहाँ से आई? हाँ, यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ कि अंग्रेजी राज ने पहली बार पूरे भारत को एक एक तरह के प्रशासनिक और आर्थिक सिस्टम में बांध दिया। अच्छा। और जैसा बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार मानते हैं, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं, भारी लगान, हमारे देसी उद्योगों का पतन, इन सब से क्या हुआ कि अलग-अलग इलाकों के अलग-अलग वर्गों के लोगों में एक जैसा गुस्सा, एक साझा असंतोष पनपने लगा। अच्छा। मतलब एक कॉमन दुश्मन और एक जैसी तकलीफें। इसने लोगों को जोड़ा। हाँ, बिल्कुल। और इस साझा अनुभव और गुस्से को आवाज किसने दी? प्रेस ने
और नई शिक्षा ने। जैसे राजा राम मोहन राय के विचार थे, बाल गंगाधर तिलक का अखबार केसरी था, अमृत बाजार पत्रिका थी। इन सब ने, जैसा सुमित सरकार भी बताते हैं, जो स्थानीय मुद्दे थे उन्हें एक बड़े राष्ट्रीय पटल पर रखा। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। वो एक बहुत बड़ा कदम था। कांग्रेस की स्थापना। वहीं पर दादा भाई नौरोजी ने वो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थियोरी दी कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। तो ये सब मिलके एक माहौल बना रहे थे। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय चेतना की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर 20वीं सदी आई और ये चेतना एक आंदोलन बन गई। जैसे 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी आंदोलन बहुत अहम था। सुमित सरकार उसे एक बड़ा मोड़ मानते हैं। उसने छात्रों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, सबको जोड़ा। और फिर गांधी जी आए 1915 में। हाँ, गांधी जी के आने के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन ने एकदम जन आंदोलन का रूप ले लिया। जैसा जूडिथ ब्राउन बताती हैं, गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने चंपारण 1917 और खेड़ा 1918 जैसे जो स्थानीय किसानों के मुद्दे थे, उन्हें देश की आजादी के बड़े लक्ष्य से जोड़ दिया। और फिर उनके बड़े आंदोलन शुरू हुए। असहयोग आंदोलन, 1920-22 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, खासकर वो दांडी नमक मार्च। नमक सत्याग्रह, उसे तो रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा प्रतीक मानते हैं। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सब आंदोलनों ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों को एक साझा लक्ष्य के लिए इकट्ठा किया। बिल्कुल, आजादी का एक साझा सपना, उसने सबको एकजुट किया। और आखिरकार 1947 में हमें आजादी मिली और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। सही कहा। संविधान सभा में नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे, और भी बहुत से नेता थे जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की, एक ऐसे भारत की नींव रखी जो अपनी सारी विविधताएं, भाषा की, क्षेत्र की, धर्म की, सबको अपने अंदर समेट सके। परथा चैटर्जी जैसे कुछ इतिहासकार इसे राष्ट्रवाद का जो पश्चिमी मॉडल है उसका एक भारतीय रूपांतरण मानते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये सफर शुरू हुआ व्यक्तिगत और क्षेत्रीय हितों से, फिर साझा अनुभवों से गुजरा, बड़े आंदोलन हुए, नेतृत्व मिला और तब जाकर एक राष्ट्रीय चेतना बनी। वाह, तो ये थी कहानी कि कैसे इस इतने बड़े और विविधताओं से भरे उपमहाद्वीप में धीरे धीरे एक राष्ट्र की एक साझा सोच ने शक्ल ली। ये कोई सीधी रेखा नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उतार चढ़ाव भरा रास्ता था। अपनी अपनी क्षेत्रीय लड़ाइयों से शुरू होकर फिर एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना और आखिर में एक आधुनिक राष्ट्र बनाना कमाल का सफर रहा है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है आगे के लिए। बताइए। कि आज के भारत में जहां हम देखते हैं कि क्षेत्रीय पहचाने, भाषाई पहचाने, ये सब आज भी बहुत मजबूत हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल है। तो ऐसे में राष्ट्र की ये जो सामूहिक अवधारणा है, ये किस तरह से विकसित हो रही है और भविष्य में इसका क्या रूप हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। बहुत खूब। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी।